कभी सोचे कि जिस दोस्त के साथ आप रोज घूमते हो, बातें करते हो, एक दूसरे का समय समय पे साथ देते हो, आगे चल के एक दिन ऐसा है कि वही आपका दुश्मन बन जाए। जी हाँ मेरे बच्चों, ऐसे ही कुछ हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखने को मिला था। दो ऐसे देश जो कभी एक ग्रुप का हिस्सा थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर एक्सिस पावर जैसी कंट्रीज को हराया था, लेकिन आगे चल के यही एक दूसरे के एनिमी बन गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था और ये दो देश थे कौन। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसका क्या मतलब निकलता है, सारी चीजें विस्तार से इस पूरे वन शॉट में बच्चों मैं चर्चा करूंगा और इस चैप्टर को टॉप नॉच तरीके से विद एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। बस आप देखते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। उससे पहले बच्चों आपको ये चीजें याद रखनी है, कभी आपको दिक्कत आए, परेशानी आए, तो आपके एसआर के सर हमेशा से आपके साथ है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड द बर्लिन वॉल के बारे में, जो आपने अभी चैप्टर के बारे में सुना, देखा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो ये बाइपोलैरिटी है क्या चीज? तो बच्चों एक टाइम पे जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में स्टोरी बताई, तो उसका जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जहां पे यूएसएसआर, जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट यूनियन के नाम से जानते हैं, माफ कीजिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट यूनियन के नाम से जानते हैं, और दूसरी साइड बच्चों यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अलाइड पावर का हिस्सा थे, जिन्होंने एक्सिस पावर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हराया था बच्चों। लेकिन आगे चल के यही दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, और अगेंस्ट का जो रीजन था एक दूसरे का, वो था इनकी आइडियोलॉजी। एक आइडियोलॉजी बच्चों कैपिटलिस्ट को बोलती थी कि ये सबसे बेस्ट है, और दूसरा बोलता था कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सबसे बेस्ट है। अब इन दोनों की ही तू मैं बच्चों एक दूसरे की वो एक नए टाइप के वॉर को जन्म दे देती है, जिसको हम कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। और ये कोल्ड वॉर बच्चों ऑलमोस्ट 40 ईयर से भी ज्यादा चला, और एक टाइम पर आके जो एक आइडियोलॉजी थी उसका दी एंड हो जाता है, और वो और कोई नहीं, उसका नाम था यूएसएसआर। जी हाँ बच्चों, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका दी एंड हो जाता है। इट मींस कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो हार जाती है। और इसी घटना को बच्चों एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब वर्ल्ड में दो सुपर पावर रूल करती है तो वो बाइपोलर वर्ल्ड होता है, और जब एक पावर हार जाती है तो वर्ल्ड बाइपोलर से कन्वर्ट होकर यूनिपोलर बन जाता है, यानी कि एक ध्रुवीय, जो कि यूएसए है। अब सवाल है कि ये जो यूएसएसआर है ये बना कब था, सुपर पावर बना कैसे था, और इसका दी एंड हुआ कैसे था, ये सारा आपको इस चैप्टर में टॉपिक वाइज बिल्कुल शुरुआत से जानने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चों एक क्लाइमेक्स के तौर पे कुछ इंसान किसी चीज को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। ये इंसान कौन है और ये किस चीज को ब्रेक कर रहे हैं, ये टॉपिक यहां से बताया गया है, जिसमें बात की गई है इंट्रोडक्शन एंड द बर्लिन वॉल के बारे में। बच्चों देखिए, मैंने आपको एक वर्ड बताया कोल्ड वॉर, जो कि एक रियल वॉर है ही नहीं, सिर्फ आइडियोलॉजी को लेकर लड़े जाने वाला एक वॉर है। और ये आइडियोलॉजी किस चीज की है? कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट। अब बच्चों यहां पे कुछ लोग जो है इस वॉल को जो ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो लोग हैं ये हैं जर्मनी के लोग। जो जर्मनी की कैपिटल है उसका नाम है बर्लिन। तो बर्लिन में एक वॉल खड़ी हुई थी बच्चों, जो कि इसी कोल्ड वॉर का सिंबल थी। और ये सिंबल कैसे डिवाइड था बच्चों? ये सिंबल था कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट ब्लॉक में। चूंकि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हार चुकी थी बच्चों, हिटलर का रूल था, आपको पता होगा, तो जर्मनी के ऊपर पूरी तरीके से इन्वेड किया था अलाइड पावर ने, जो जीते हुए देश थे, और उसी जीते हुए देश में अमेरिका भी शामिल था और यूएसएसआर भी शामिल था। तो अब ये बर्लिन किसका होगा? तो इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जहां पे कम्युनिस्ट ब्लॉक रूल करेगा, इट मींस यूएसएसआर। दूसरा हिस्सा जहां पे कैपिटलिस्ट यानी कि यूएसए रूल करेगा। तो जर्मनी को दो हिस्से में बांटा गया। अब इसके लिए बच्चों इन्होंने दीवार खड़ी करी 1961 में। अब ये जो थी वेस्ट और ईस्ट को अलग अलग पार्ट में बांटने का काम करती थी, जो कि 150 किलोमीटर तक लंबी मानी जाती है। और इसको डिमोलिश किया गया था। ये इमेज जो आप देख रहे हो, कब? ये था 9 नवंबर 1989 को। तो जब इसको डिमोलिश किया गया तो यहीं से कोल्ड वॉर का जो सिंबल मानी जाती थी, जो प्रतीक मानी जाती थी वॉल, वो दी एंड हो गया। तो एक तरीके से कोल्ड वॉर का सिंबॉलिक एंड 9 नवंबर 1989 को ही माना जाता है।
जिसके बाद बच्चों एक तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड यानी कि जो यूएसएसआर था उसका कोलैप्स यानी कि उसके अंतिम दिन आना शुरू हो गए एंड फाइनली कुछ समय के बाद वो ऑफिशियली डिक्लाइन भी हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ऐसा क्या हुआ था। तो जब कभी आप मूवी देखते हो तो आपको ट्रेलर में क्लाइमेक्स सीन दिखाए जाते हैं, फिर आपके अंदर एक तरीके से एक जिज्ञासा जागती है कि यार ये ऐसे हुआ था, वैसे हुआ, कैसे हुआ था ये सारी चीजें। तो उसे जानने के लिए बिल्कुल कहानी की शुरुआत आप जीरो से देखते हैं, तब जाके उस क्लाइमेक्स के बारे में आपको पता चलता, अच्छा ये सीन वो है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जी हाँ बच्चे, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी की शुरुआत की। ये तो लोग हैं, ये बर्लिन का बच्चों आपको जर्मनी का नक्शा देखने को मिल रहा है, बस आपको दिखाया गया है कि इस हिस्से में बर्लिन जो है इसकी कैपिटल ये आती है और इसी हिस्से में ये दीवार को खड़ा किया गया था। शुरुआत होती है बच्चों सबसे पहले यूएसएसआर की। हम यूएसए के बारे में तो बच्चा कहीं ना कहीं उसने सुना होता है, अमेरिका के बारे में, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है यूएसएसआर के साथ। सर यूएसएसआर कोई कंट्री है? नहीं बच्चों, वो एक कंट्री नहीं है, वो कंट्रीज का ग्रुप है जिसको यूएसएसआर कहा गया है। सबसे पहले बात आती है बच्चों इसके सोवियत सिस्टम की। देखिए इसमें आपको ये तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, इसके ओरिजिन, इसके आइडियल और इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ओरिजिन की, यूएसएसआर आया कैसे था। देखिए सिंपली क्या था कि ये ना कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से स्टार्टिंग से चिढ़ा करते थे, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब आप बोलेंगे कि सर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में ऐसा क्या था। देखो यहाँ पे ना ओपन रेस होती है, यानी कि खुला कंपटीशन, जो जितनी आगे जाना चाहे आगे जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर जितना इन्वेस्ट करो उतना पैसा निकालो, कोई दिक्कत वाली। बट इसमें दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे खास तौर पे रशिया के अंदर, रूस की बात हो रही है बच्चों, वहां पे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह जो थे ना, बड़े बड़े अमीर लोग लोगों को काम करवाते थे, 24-24 घंटे काम करवाना, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सबको बच्चों एक तरीके से फैक्ट्री में काम करवाया जाए। हैजार्डियस टाइप की वहां पे कंडीशन हुई पड़ी है, लोगों को सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, वेजिस के नाम पे नाम मात्र की चीजें दी जा रही है, यानी कि टोटली उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब ये चीजें ना बच्चों रशिया में इतने लॉन्ग टाइम तक टिक नहीं सकी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा टाइम आया था जहां से बच्चों एक तरीके से सोशलिस्ट का बोलबाला शुरू होने वाला था। ये सिंबल देख लीजिएगा बच्चों, ये सोशलिस्ट का बोलबाला, ये कम्युनिस्ट का बोलबाला है, जो लोगों को एक तरीके से इक्वल राइट्स देने की बात करती है। देखो इमर्ज हुआ था 1917 में एक रेवोल्यूशन, जिसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, ये रशिया के अंदर हुआ था। इंस्पायर्ड था एक ऐसी सोसाइटी से जहां पे बच्चों प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करने की बात की गई थी और ऐसी इग्लैरिटेरियन सोसाइटी, इग्लैरिटेरियन आइडियल की बात की गई थी जहां पे सबको इक्वालिटी दी जाएगी। और साफ बोला था कि इस चीज को प्लान करने के लिए स्टेट की ओनरशिप को सुप्रीम रखा जाएगा, यानी कि वो सारा कंट्रोल करेगा और जितना भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा वो सब स्टेट के कंट्रोल में होगा। और स्टेट को रन करने के लिए एक पार्टी होगी, कोई अदर ऑपोजिशन यहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा, और उस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया था, जहां पे कोई भी ऑपोजिशन अलाउ नहीं होगा। यहां से बच्चों यूएसएसआर की एक फाउंडेशन बनती है। देन उसके बाद बच्चों इसने अपने आप को बहुत अच्छे वे में बिल्ड किया। कैसे बिल्ड किया बच्चों? इनने अपना एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम के अंदर वो चीजें दी जो एक्चुअल में लोगों को रिक्वायर्ड होती है। जैसे इन्होंने अपनी एनर्जी और इंडस्ट्री के अंदर वास्ट ऑयल रिजर्व, स्टील प्रोडक्शन एज वेल एज एडवांस हैवी मशीनरी सब इन्होंने यहां पे रखी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों यहां पे एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ एक तरीके से जो इनका टेरिटोरियल एफिशिएंसी थी वो भी अच्छे तरीके से लिंक था, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था। कनेक्टिविटी टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 जगह पे भी बहुत अच्छी थी। सोशल वेलफेयर जो हर एक लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, इन्होंने गारंटीड बेस पे एजुकेशन हो, चाइल्ड केयर हो या फिर सब्सिडाइज एसेंशियल हो, सब इन्होंने अपनी जनता को प्रोवाइड कराया। तो जनता खुश, फिर क्या दिक्कत है। और इन सब चीजों को बच्चों लाने के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने बच्चों रशियन रेवोल्यूशन को अंजाम दिया था और इन्हीं के द्वारा बच्चों 1922 में यूएसएसआर एक रिपब्लिक फाइनली सामने आई थी। शुरुआत में इसके कम मेंबर थे, बट फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते बच्चों इसके टोटल 15 रिपब्लिक यानी कि 15 देश यूएसएसआर के साथ जुड़ गए। अगर आपको कभी अच्छे तरीके से याद रखना हो तो आप मेरे वर्बल तरीके से समझोगे तो आपको याद रहेगा बच्चों। लिखावट में तो नोट्स में मैं आपको भर भर के दे दूंगा, लेकिन हमेशा से यहां पे याद रखोगे तो आपको रहेगा। रिवाइंड करके देख सकते हो बार बार। 15 रिपब्लिक में सबसे डोमिनेंट जो थी वो रशिया ही थी बच्चों। बाकी ये 14 रिपब्लिक कौन सी थी? तो शुरुआत आप 3 मेजर रिपब्लिक के साथ कर सकते हो, जिसके अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। 1922 में इन्हीं के द्वारा यूएसएसआर को अनाउंस किया जाता है बच्चों।
फिर बच्चों इसके बाद धीरे धीरे एक एक रिपब्लिक इसके अंदर जुड़ना शुरू होती है। 3 रिपब्लिक ये होती है, फिर 3 रिपब्लिक बच्चों इसके अंदर और ऐड होती है, जिसको बाल्टिक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक एक ओशियन का नाम है, एक सागर का नाम है बच्चों। यहां पे 3 कंट्री मिलेगी, लिथुआनियम, एस्टोनिया और लताविया। 3 और 3 होता है 6। और फिर बच्चों धीरे धीरे जैसे यूएसएसआर का एक्सपेंड होना शुरू हुआ, तो इसके अंदर बच्चों 5 सेंट्रल एशियन कंट्री भी जुड़ी, जिसमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्री इसके साथ जुड़ी। फिर इसके बाद बच्चों 3 और 3 6 और 5 11 बची 4, जिसमें 4 में आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और मालदोवा, ये 4 कंट्री और जुड़ी। तो इस तरीके से 15 रिपब्लिक वाला एक यूएसएसआर बना, जिसको बच्चों एक तरीके से यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा गया। सोवियत का मतलब होता है एक प्रकार से काउंसिल बच्चों, जिसे हिंदी में हम परिषद कहते हैं। तो ये काउंसिल एक 1990 में आके ढह गया था पूरी तरीके से, और सारे जो देश थे अलग थलग हो गए, सब आजाद हो गए बच्चों। और यूएसएसआर की जो एक तरीके से जो सक्सेसरशिप थी, यानी कि जो उत्तराधिकारी एक तरीके से जो नेशन को बनाया गया था, वो रशिया था, क्योंकि रशिया का ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वो सबसे ज्यादा थी जितनी भी रिपब्लिक्स थी। तो सबको पता था कि यही बनेगा। लेकिन बच्चों इन्होंने स्टार्टिंग में सारी चीजें अपने लोगों को दी थी, जिस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद बच्चों बात आती है इनकी वीकनेस की, क्योंकि देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो ये पॉजिटिव तो आपने सुन लिया, लेकिन नेगेटिव चीजें, इनकी वीकनेस क्या क्या थी, इनके कॉन्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले था कि यहां पे एक ही सिंगल पार्टी रूल किया करती थी, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी, ऑथोरिटेरिज्म एंड जीरो पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को यहां पे मिलती थी। इसके अलावा बच्चों एक तरीके से इस पूरी 15 रिपब्लिक्स के अंदर जितनी अदर रिपब्लिक्स थी, अपने आप को दबाव महसूस करती थी, क्योंकि यहां पे रशियन डोमिनेंस ज्यादा थी। टेक्नोलॉजी स्टैग्नेशंस और क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स की वजह से ये पीछे रह गया, क्योंकि सारी चीजें वेपन्स में खर्च करके रह गया, कंज्यूमर गुड्स का इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इकोनॉमिक बर्डन काफी ज्यादा था, क्योंकि मिलिट्री और आर्म्स रेस में ये कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रहा था, जिसकी वजह से बैंकरप्सी इस देश के अंदर हमें देखने को मिल गई, इन रिपब्लिक्स के अंदर हमें देखने को मिल गई। रही कई असर बच्चों एक ऐसे शख्स ने पूरी करी, जो कि करने तो भला आए थे लेकिन हो गया बुरा। वो कहते हैं ना कि कर्म करने जाओ कांड हो जाता है, कुछ ऐसे ही हमें इस सीन में देखने को मिलता है। ये व्यक्ति थे जिनका नाम था गोर्बाचेव। गोर्बाचेव बच्चों सोवियत डिसइंटीग्रेशन के पूरे रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। सवाल निकल के आता है आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया था। तो बच्चों पहले इनकी मंशा बता देता हूं, ये रिफॉर्म के लिए आए थे, क्योंकि इनको जब पोजीशन मिली थी यूएसएसआर के अंदर सेक्रेटरी जनरल की, पावरफुल पोजीशन माने जाता है, पावरफुल डेजिग्नेशन माना जाता है। तो इन्होंने यूएसएसआर के अंदर रिफॉर्म लाना इसलिए बेटर समझा, क्योंकि यूएसएसआर की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश होती जा रही थी, स्टैग्नेंट हो चुकी थी, बहुत ज्यादा लोग जो थे परेशान थे। तो ऐसे में ये मसीहा बनने आए थे, लेकिन बच्चों बन नहीं पाए। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था, इन्होंने बच्चों वो रास्ता अपनाया था जो रिफॉर्म का था, बट अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स इन्हीं के कारण हमें देखने को मिला। क्या था बच्चों, ये चीजें देखो। इन्होंने बच्चों रिफॉर्म की शुरुआत करी थी। रिफॉर्म थे पेरोस्ट्राइका, ग्लासनोस्ट और फॉरेन पॉलिसी को लेके। व्हाट इज पेरोस्ट्राइका? एक रशियन वर्ड है बच्चों, जिसको अक्सर इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि ये रिस्ट्रक्चरिंग लेके आ रहे थे और मॉडर्नाइज कर रहे थे अपने स्टेट्स को, यानी कि फॉरेन्स के साथ, वेस्ट के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करना। क्लोज इकोनॉमी तो यहाँ पे थी, क्योंकि प्रोडक्शंस थी बच्चों रिसोर्सेज की, तो ये ओपन इकोनॉमी की ओर जा रहे थे, बट इतना ज्यादा रिजल्ट आउटपुट नहीं लेके आ पाए। जिस चीज में इनको कामयाबी मिली थी वही इनके लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह साबित होगी, वो था ग्लासनोस्ट। व्हाट इज ग्लासनोस्ट? ऊपर देखो एक वर्ड लिखा है फ्रीडम, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो, हम लेके रहेंगे आजादी। तो यहाँ की जो जनता इतने लंबे समय से परेशान थी बच्चों, जो अपनी बात रख नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी का रूल था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और अगर आप उस पार्टी के खिलाफ जाओगे ना तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको मिलिट्री से उड़ा दिया जाएगा, आपको उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी। तो आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है। लोग भी अपनी बातों को बच्चों चुटकुलों से, मुहावरों से, इनसे एक तरीके से बयां करते थे, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो जेल हो सकती है, डर था बच्चों। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने उन लोगों को वो पावर दे दी जिसकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो थी ओपननेस। उन्होंने बोला कि हम अकाउंटेबिलिटी सिद्ध करके रहेंगे, हम जनता को राइट्स देंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी चीजें देंगे, आजादी देंगे, क्रिटिसाइज करने का पूरा राइट्स देंगे। और फिर देखो लोगों की ने भाई कहीं का नहीं छोड़ा,
पॉलिटिकल ओपननेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेटाइजेशन, ये सब चीजें बच्चों दी गई। और लोग फिर रुके नहीं, उनके अंदर नेशनलिज्म जैसी भावना आ गई बच्चों। फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी रिलेशंस के साथ। किसके साथ बच्चों? वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। अपनी मिलिट्री को बच्चों इन्होंने वापस तक बुला लिया था। जो कभी लियोनिड ब्रेजनेव ने 1979 में अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड करवाई थी, वो भी रिटर्न करवा दी। तो कुल मिला के बच्चों जो यूएसएसआर जैसे तैसे और सर्वाइव कर सकता था, बट नहीं कर पाया। क्योंकि जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म जैसी फीलिंग आ जाती है, जो इतने लॉन्ग टाइम से उन्हें बताया गया था कि वेस्ट सबसे खराब है, जब लोगों को पता चला कि वेस्ट के पास तो सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, राइट्स है, सब कुछ है, यहां तो कुछ भी नहीं है, तो उनको इस चीज से बहुत ज्यादा आहत हुआ। जब ये रिफॉर्म किए जा रहे थे तो बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव से लोग एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे थे, और ज्यादा का, कि तुम कछुए की तरह चल रहे हो और हमें खरगोश की तरह चाहिए आजादी। लेकिन इन्हीं के पार्टी के लीडर, जो कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको डर था कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी पावर को ही दी एंड कर देंगे। तो इनके खिलाफ एक अनसक्सेसफुल कॉप भी हुआ था, जिसको बच्चों रोकने में बोरिस येल्त्सिन का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि वो अब और ज्यादा कम्युनिस्ट टाइप का रूल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस कॉप को भी फेल करवा दिया और एक मसीहा बन के उभरे थे। जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया था, जब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और सारी रिपब्लिक अलग हो गई थी, 1991 में बोरिस येल्त्सिन बच्चों एक मसीहा बन के उभरे और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, जिन्होंने बच्चों डिसेंट्रलाइज टाइप की सिस्टम को एक्सेप्ट करने की बात करी। फिर बात आती है बच्चों की रिजल्ट क्या निकला, कॉजेस क्या क्या निकल के आए बच्चों। कॉजेस थे कि जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और एक्वेट शॉर्टेज ऑफ बेसिस कमोडिटीज थी, वो सब बच्चों कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले। राइज देखने को मिला पावरफुल नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस अक्रॉस द रिपब्लिक्स, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन जो थी बच्चों एक तरीके से सामने है। इसके अलावा लॉस ऑफ कंट्रोल, जो ईस्टर्न यूरोपियन जितने भी सैटेलाइट स्टेट्स है, जो इनके आइडियोलॉजी के साथ बंधे हुए थे, वो सब एक एक करके वहां पे सरकारें गिनना शुरू होगी बच्चों। ये सारे रीजंस थे सोवियत कोलैप्स के। एंड फाइनल डिसोल्यूशंस की बात करें तो वो 1991 में हमें देखने को मिला। ये एक छोटी सी टाइमलाइन है। सबसे पहले अगस्त की बात करें बच्चों, एक फेल्ड मिलिट्री कोप देखने को मिला था कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स के द्वारा बच्चों। बोरिस येल्त्सिन इमर्ज हुए थे एज अ पॉपुलर नेशनलिस्ट हीरो अगेंस्ट द कोप। एंड 1991 में दिसंबर का मंथ था बच्चों, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, याद है ये तीनों रिपब्लिक जिन्होंने अनाउंसमेंट करी थी यूएसएसआर की 1922 में, और इन्होंने ही डिक्लेयर किया था 1991 में कि देयर इज नो मोर यूएसएसआर। और बच्चों इसी के साथ शुरुआत हुई थी एक नए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बच्चों, जिसके अंदर बेशक बाल्टिक कंट्रीज नहीं थी बच्चों, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी कंट्रीज तो थी। और इसी सीआईएस में बच्चों सक्सेसर घोषित किया गया था रशिया को, और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह थी बच्चों वो दे दी गई थी। और इवन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी रशिया को सीट मिल गई थी। दिसंबर 25, 1991 बच्चों गोर्बाचेव रिजाइन करते हैं, सोवियत फ्लैग जो होता है लॉर्ड हो जाता है परमानेंटली। अब कोई यूएसएसआर की बात नहीं करेगा, अब सब रिपब्लिक अपने आप में आजाद है। बाकी बच्चा सीआईएस नाम का था, कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाया जैसे यूएसएसआर डाल पाया था। फिर उसके बाद बात आती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। चलो भाई कहानी का दी एंड हो गया, तो इसके रिजल्ट क्या निकले आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं बच्चों। रिजल्ट की बात करें तो ये इतने लंबे समय से जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, कोल्ड वॉर, उसका बच्चों खात्मा हो गया। यानी कि ये जो लड़ाई थी, जो टकराव था बच्चों मिलिट्री अलायंसेस का कि तेरी अच्छी है मेरी अच्छी है, अब वो चर्चा का विषय नहीं रह गया। एक तरीके से ट्रांजिशन देखने को मिला बायपोलैरिटी से यूनिपोलर की ओर, मतलब कि जो दो सुपर पावर थी, एक तो दी एंड होगी यूएसएसआर, एक ही बची जो कि थी बच्चों यूएसए। इसके अलावा बच्चों राइज देखने को मिला ग्लोबल कैपिटलिज्म का, जिसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन ने बच्चों आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी के साथ बच्चों इंडिपेंडेंस देखने को मिली, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट और उनके एजेंडास की। ये सब बच्चों एक तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए थे। फिर उसके बाद एक ऐसा मॉडल जिसने बच्चों रही कई कसर भी पूरी कर डाली। वो कहते हैं ना कि मैं तो भाई खाई में जा ही रहा था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा इस वजह से कि वो मुझे उस खाई से निकाल सकता है, तो उसने ऐसा हाथ पकड़ा कि उसने हमें, जो हम थोड़ा बहुत बच रहे थे, उसने और हमें उस खाई में धकेल दिया। और यही कुछ ऐसा हाल हुआ था बच्चों यूएसएसआर की जितनी भी रिपब्लिक्स थी, खास तौर पे शॉक थेरेपी के माध्यम से, जिन्होंने इनकी पूरी अर्थव्यवस्था को रूइन कर दिया। आईएमएफ द्वारा बच्चों गाइड किया गया था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा शॉक थेरेपी का मतलब होता है पहले किसी को सदमा दो बच्चों, फिर उसका इलाज करो, है ना। तो शॉक देना फिर उसको रेमेडीज देना, ये शॉक थेरेपी एक मॉडल था बच्चों, जिसको एक तरीके से आईएमएफ वर्ल्ड बैंक द्वारा लाया गया था। इसका एक मेन पर्पस था ट्रांजिशन, कौन सा, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर। प्राइवेट डब यानी कि इन्होंने बच्चों लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री इन्होंने लाई,
क्योंकि जितने भी 90% बच्चों यूएसएसआर के जो इंडस्ट्री थी ना, उनको प्राइवेट हाथों बेच दिया, सोल्ड कर दिया। वो भी कौन से प्राइस में? थ्रो अवे प्राइसेस में, कोई कीमत ही नहीं रहेगी बच्चों। कबाड़ियों के दाम बिके, इसी को वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैराज कहा गया। इसकी वजह से बच्चों पूरी अर्थव्यवस्था चौपड़ होगी। हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं, महंगाई नहीं, तेज गति से भाई साहब हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिली। जो इनकी खुद की करेंसी थी रूबल रशिया की बच्चों, कोलैप्स्ड होगी भाई। और जितनी भी लोगों की लाइफ सेविंग थी वैनिस्ड होगी। इसी दौरान बच्चों कभी भी जब ऐसे हालात होते हैं तो माफिया वर्ग भी उभर कर आया, पॉवर्टी भी तेजी से बढ़ी और एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी भी स्टेट के अंदर मिली कि जो कुछ अमीर थे वो तो बहुत ऊपर चले गए कालाबाजारी करके, और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो गरीबी में रह गए बच्चों। इसके अलावा बच्चों बात आती है कि सवाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं था, और भी प्रॉब्लम्स थी, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और पोस्ट सोवियत रियलिटीज हमारे सामने कुछ इस तरीके से थी। कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं बच्चों। चेचन्या, दागिस्तान जो कि रशिया की दोनों मेन सिटी है, यहां पे वॉयलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा तजाकिस्तान बच्चों एक ऐसी सेंट्रल कंट्री जहां पे 10 सालों तक तो सिविल वॉर ही चलता रहा। हालात देखो कितने बुरे हैं। बल्कान कॉन्फ्लिक्ट बच्चों, जहां पे इतना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया एक ऐसा देश जिससे बोस्निया हर्जेगोविना, एस्टोनिया, क्रोएशिया जैसे देश, मोंटेनिग्रो जैसे देश अलग अलग होकर निकले। सेंट्रल नेशन रिपब्लिक जो थी बच्चों, वहां पे मेन युद्ध का अखाड़ा बन गया ऑयल को लेके। चाइना, अमेरिका जैसी कंट्री यहां पे तेज गति से आगे बढ़ी। ये सब चीजें बच्चों एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर की कंडीशन में हमें सब देखने को मिले। इसके अलावा इस पूरे दौरान में इंडिया रशिया के रिलेशंस किस टाइप के रहते हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में रही। दोनों भाई भाई तरीके से रहते हैं आज भी बच्चों। अगर हम इनके मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप की बात करें तो इकोनॉमिक एड असिस्टेंट फॉर स्पेशली हमारे इंडिया के स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम और रूपी में ट्रेड करना, सब हमारी रशिया ने हेल्प करी है बच्चों। पॉलिटिकल सपोर्ट्स की बात करें तो बैक किया है इंडिया को कश्मीर के इशू पे यूएन में, और 1971 के वॉर में भी वो हमारे साथ खड़ा हुआ था। ऐसे कैसे नहीं भूल सकते हम। मिलिट्री की बात करें तो मेजर सप्लाई दी है डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर बच्चों। टेक्निकल सपोर्ट हमें दी है, बहुत पॉजिटिव रहा है भाई हमारा इनके साथ आंकड़ा। इसके अलावा इंडिया की फिल्में कल्चरल और सॉफ्ट पावर देखे तो इंडियन हिंदी फिल्म जो है, जैसे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, भाई घर घर में फेमस है। वहां पे खुद बहुत सारे इंडियन वहां पे ट्रैवल करने भी जाते हैं, अप्रिशिएशन मिलता है म्यूजिक को बच्चों, है ना कमाल की चीज। तो यह दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है, और दोनों का ड्रीम क्या है बच्चों? एक तरीके से मल्टीपोलर बनना। ये एक विजन शेयर करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड का। ना ही ये मानते हैं कि बायपोलर होना चाहिए, और ना ही ये सपोर्ट करते हैं यूनिपोलर को। इनका मानना है कि वर्ल्ड लेवल पे मल्टीपोलर होना चाहिए, एक से ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए। इनका विजन ही ऐसा है बच्चों, ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी को अचीव किया जा सके। क्योंकि वरना एक होगा तो वो जुल्म करेगा, दो होगा तो अपनी चलाएंगे, अगर बहुत सारे होंगे तो डर तो रहेगा बच्चों। इसलिए मोनोपोली ड्यूपोली हमेशा से खराब मानी जाती है। एक्टिव कोलैबोरेशंस देखने को मिला है इनका एनर्जी सप्लाई में, न्यूक्लियर पावर में और स्पेस में। कोऑपरेशंस की बात करें बच्चों इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके और साथ ही साथ रीजनल स्टेबिलिटी को लेके, दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस हमें देखने को मिले। ये जो सारी चीजें थी बच्चों वो एक तरीके से हमें इसमें देखने को मिलती है। दैट्स इट। तो यही था बच्चों, मैंने आपको पूरे के पूरे 20 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर को रैपिड तरीके से कवर करा दिया, मोर देन 20 मिनट्स। तो मेन पर्पस क्या था बच्चों इस चैप्टर का? एक फ्लो के अंदर आपको लर्न करवाना हर एक टॉपिक्स को। इसके अलावा बच्चों इस सेशन के मैंने आपके लिए लॉन्ग सेशन भी ले रखे, इसी वीडियो का लॉन्ग सेशन भी ले रखा है वन शॉट में, लाइव सेशन में। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो की प्लेलिस्ट में विजिट करना है। आपको वन शॉट वाले मेरे सारे लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे तरीके से स्मूथ वे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। पसंद आया हो तो फीडबैक जरूर देके जाना बच्चों, और इसके अलावा इस चैनल पे जरूर जुड़े रहना। तो अब आपको पता चल गया ना कि एक क्लासरूम के ऐसा ग्रुप बच्चों जो कभी साथ रहा करते थे, दोस्त उठा बैठा करते थे, खाना पीना खाया करते थे, कभी लड़ाई हो जाए तो एक साथ आते थे यार, लेकिन आज वो एक दूसरे के एनिमी बन गए। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की सोच को पसंद नहीं करते, और एक दूसरे में शोबाजी कल्चर करके रखते हैं, तू मैं करके रखते चलते। लेकिन एक ना एक दिन बच्चों किसी ना किसी का अंत हो ही जाता है, और वो भाई साहब हमारे यूएसएसआर ही होते। बट अब रियल टाइम में यूएसएसआर बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता, और वर्ल्ड यूनिपोलर भी नहीं बना, क्योंकि उसको चैलेंज करने के लिए बच्चों यूरोपियन यूनियन जैसा सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, आसियान जैसा रीजनल कोऑपरेशन, कुछ ऐसी कंट्री जो आने वाले समय पे बच्चों इनके लिए थ्रेट है,
चाइना इसमें आता है। जो स्मूथ तरीके से आगे बढ़ने वाली कंट्रीज हैं वो साउथ कोरिया है, वो इंडिया है, वो इजराइल है, वो बच्चों जापान है, जर्मनी भी पावरफुल है, हर कोई पावरफुल है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है बच्चों। आगे ये चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।